सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल स्वर्णा जीएस। गाइज आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्वर्णा जीएस पे। तो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके बिहार एसएससी के लिए वो सारे प्रश्न जो कि एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यान पूर्वक देखिएगा और आंसर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित है? संचार उपग्रह की बात की जा रही है, तो ये वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? आयान मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या फिर बाह्य मंडल? तो ये मतलब बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि आयान मंडल होगा, संचार से संबंधित जितने भी ये होते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए संचार जो मंडल उपग्रह है ना आपका, वायुमंडल के बाह्य मंडल में आपका जो है ना अवस्थित किए जाते हैं। किस मंडल में? बाह्य मंडल में। आयान मंडल के ऊपर एक परत होता है, तो उसको भी बाह्य मंडल बोला जाता है। यहाँ पे आपके संचार उपग्रह जो है आपके वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। जितने भी आपके सैटेलाइट जो प्रक्षेपित किए जाते हैं ये सभी आपका आयान मंडल में किया जाता है सैटेलाइट, लेकिन ये क्या बोला जाता है आपका अवस्थित किए जाते हैं। कोई भी संचार उपग्रह से संबंधित जितनी भी सारी चीजें होती है वो बाह्य मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। क्षोभ मंडल की देखिए गाइस बात की जाए तो देखिए ये सबसे निचला परत है, पृथ्वी का सबसे निचला परत है। पृथ्वी का सबसे निचला परत है कौन सा आपका? सबसे निचला परत कौन सा है आपका? क्षोभ मंडल, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें सारी मौसमी घटनाएं होती है। मौसमी घटनाएं किसमें होती है? आपकी क्षोभ मंडल में, जैसे कि आंधी तूफान। मौसमी घटनाएं में आंधी तूफान वर्षा ये सभी आपकी क्षोभ मंडल में होती है, जितनी भी आपकी मौसमी घटनाएं होती है। समताप मंडल में जो है आपका क्या स्थित होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जितने भी सारे लोग देख रहे हैं इस वीडियो, कमेंट में बताइएगा कि समताप मंडल में क्या अवस्थित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से समताप मंडल से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूक्रेन का सवेलिका जो क्षेत्र है ये क्यों प्रसिद्ध है? कोयले उत्पादक के क्षेत्र है, या फिर प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र है, या फिर पेट्रोलियम क्षेत्र है, या फिर यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है? तो यूक्रेन का जो क्षेत्र है ना कौन सा? सवेलिका। तो देखिए यूक्रेन का सवेलिका जो क्षेत्र है आपका ये प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्र है। क्या है? प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्र। अब यूक्रेन की बात की जा रही है तो देखिए यूक्रेन बहुत ही चर्चा में रहा था, याद रखिएगा। इसका राजधानी कहाँ पड़ता है? यूक्रेन। यूक्रेन का राजधानी कहाँ पड़ता है? कीव, ठीक है। और यूक्रेन के जो है आपके यूक्रेन का राजधानी कहाँ पड़ता है आपका? कीव। और यूक्रेन का सवेलिका जो क्षेत्र है आपका ये किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राकृतिक उत्पादक क्षेत्र, प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। याद रखिएगा, आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। अच्छा आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछे कि प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्र में भारत का कौन सा राज्य नंबर 1 रैंक पे रखता है प्राकृतिक गैस उत्पादन में? गाइस तो प्राकृतिक गैस उत्पादन में असम, ठीक है। कौन हो जाएगा आपका? असम नंबर 1 पे है प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्र में, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में आपका धम्म नीति की व्याख्या की गई है? तो देखिए ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी को पता होगा कि अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14, ठीक है। कितनी है आपकी? 14 है, ठीक है। एंड अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है? तो किस शिलालेख में की गई है धम्म नीति की व्याख्या? किस शिलालेख में? आपका 11वां शिलालेख में आपका धम्म नीति की व्याख्या की गई है, ठीक है। धम्म नीति की व्याख्या किसमें की गई है? आपके 11वें शिलालेख में। 9वां शिलालेख में धम्म समारोह की चर्चा की गई है। धम्म समारोह की चर्चा की गई है 9वें शिलालेख में, ठीक है। याद रखिएगा। 5वां शिलालेख में आपका मौर्य साम्राज्य की वर्ण व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य की वर्ण व्यवस्था
एवं समाज का उल्लेख किया गया है, एवं समाज का उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य की वर्ण व्यवस्था एवं समाज का उल्लेख किया गया है किस शिलालेख में? आपका 5वां शिलालेख में। उसके बाद 4वां शिलालेख में क्या किया गया है? देखिए इसमें जो है ना, भेरी घोष की जगह धम घोष का उल्लेख किया गया है। भेरी घोष की जगह धम घोष का उपयोग, धम घोष की व्याख्या की गई है किस शिलालेख में? 4था शिलालेख में। ठीक है, याद रखिएगा। भेरी घोष की जगह धम घोष की आपकी व्याख्या की गई है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि अशोक के किस शिलालेख में आपके वो प्राप्त कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, तो 13वें शिलालेख में। ठीक है, 13वें शिलालेख में आपका अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध का मेन आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, 14वें शिलालेख में क्या मिलता है? तो 14वें शिलालेख में जो है ना, अशोक ने ये व्याख्या किया कि लोगों को धार्मिक जीवन जीने का जो है ना, उसने बताया कि लोगों को धार्मिक जीवन जीने का इसमें उल्लेखित है। 1 मिनट रुक जाइए। लोगों को धार्मिक जीवन जीने का इसमें उल्लेख किसमें है? आपका 14वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में किसका वर्णन है आपका? तो आपका कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, किस युद्ध का वर्णन है? आपका कलिंग युद्ध का। अब बात की जाए गाइस अशोक की, तो देखिए आप सभी को पता होगा कि अशोक किसका पुत्र था। इनके पिता का नाम क्या था? आप सभी को पता होगा अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य का ये पोता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। इसने जो है आपका कलिंग युद्ध, तो देखिए 261 ईसा पूर्व में जो है आपका ये राजगद्दी पे बैठा था। कहाँ पे बैठा था? राजगद्दी पे। 269 ईसा पूर्व यह कलिंग का युद्ध किया था। ठीक है, 269 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध किया था और 261 ईसा पूर्व आपका ये राजगद्दी पे बैठा था। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अधा एवं बीक सिक्के किसके शासन काल में जारी किया गया था? ठीक है, अधा एवं जो बीक सिक्का है ये किसके शासन काल में जारी किया गया था? तो ये आंसर क्या होगा? आपको आंसर बताना है अधा एवं बीक। तो देखिए ये मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश बलबन या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो अधा एवं बीक जो सिक्के हैं ये किसके शासन काल में जारी किए गए थे? आपको आंसर बताना है। तो ये किसके शासन काल में जारी किए गए थे अधा एवं बीक? तो ये फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में आपके जारी किए गए थे। कौन सा सिक्का? अधा एवं बीक। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए गाइस, तो बलबन ने आपका सिर्फ और सिर्फ चांदी का सिक्का जारी किया था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चांदी का सिक्का जारी किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने आपका चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल जीतल जारी किया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद से मोहम्मद गौरी ने जो है ना देहला नामक सिक्के चलाया था। देहला नामक सिक्के चलाया था। ठीक है, याद रखें, देहला नाम से एक सिक्के चलाया था जिसके एक तरफ आपको घुड़सवार का चित्र था। ठीक है, और एक तरफ उसका नाम वर्णित था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इल्तुतमिश वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के व्यू से, याद रखिएगा। चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलाया था? आपका इल्तुतमिश ने। और चांदी का सिक्का सिर्फ और सिर्फ बलबन ने चलाया था, चांदी का सिक्का। और फिरोज शाह तुगलक ने आपका अधा एवं बीक नामक सिक्के जारी किए थे। तो ये कुछ सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ठीक बताया ना? एक सेकंड रुक जाइए। सॉरी गाइस, यहाँ पे जो है ना मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया था। ठीक है, ठीक, यहाँ लिख लीजिएगा 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था ना।
कलिंग का युद्ध हुआ था और 269 ईसा पूर्व क्या हुआ आपका, राजगद्दी पे बैठा था, राजगद्दी पे अशोक बैठा था। ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिखा गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब क्वेश्चन कराने के चक्कर में। ठीक है, मुझे बाद में ध्यान आया, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मोठ की मस्जिद का निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान मोठ का मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो देखिए मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासन काल में कराया गया था, सिकंदर लोदी के शासन काल में मोठ की मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अगर सिकंदर लोदी, ये सभी बाद पॉइंट पे आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आप सभी को पता होगा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्माण कराया था आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुवैतन उल इस्लाम मस्जिद भी किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक है, एंड 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है आपका, अजमेर में स्थित है। ठीक है, एंड इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश का महल बनवाया है, इल्तुतमिश का मकबरा, सॉरी महल, तो इसी नाम से है, या लिखना नहीं है, आप लोग याद रख लीजिएगा। और ये है बलबन का भी महल बना था, और साथ में लाल महल भी किसने बनवाया था आपका, लाल महल, तो ये बलबन ने बनाया है, ये भी याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अब बात आते हैं सिकंदर लोदी पे। तो देखिए सिकंदर लोदी किस वंश का था आपका, लोदी वंश का था। ठीक है, सिकंदर लोदी किस वंश का था आपका, लोदी वंश का। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आगरा शहर का स्थापना किसने किया था, आगरा शहर का संस्थापक कौन है आपका, तो सिकंदर लोदी है। कौन है आपका, सिकंदर लोदी। आगरा शहर का संस्थापक कौन है आपका, सिकंदर लोदी। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, B.R. अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मदन मोहन मालवीय, या फिर महात्मा गांधी। तो देखिए गाइस, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है ना थोड़ी सी तबीयत डाउन है गाइस, थोड़ा सा मैनेज आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि बने थे आपके B.R. अम्बेडकर। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे आपका, B.R. अम्बेडकर, अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में, अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा, अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपका, तो ये B.R. अम्बेडकर हो जाएंगे। और महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ आपके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था आपका, सिर्फ और सिर्फ आपके महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायती राज जो व्यवस्था सम्मिलित है, ये किया गया है, ये किस सूची में आता है, संघ सूची में आता है, राज्य सूची में आता है, या फिर समवर्ती में, या फिर अवशिष्ट में। तो देखिए पंचायती राज जो है ना किस सूची में आता है गाइस, तो पंचायती राज किस सूची में आता है, राज्य सूची में आता है। आप सभी को पता होगा पंचायती राज किस सूची में आता है, राज्य सूची में। और पंचायती राज सर्वप्रथम जो है ना बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे लागू किया गया था। कब, 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। और त्रिस्तरीय स्तर पर, त्रिस्तरीय, और सबसे पहला पंचायती व्यवस्था कहाँ पे लागू किया गया, सबसे पहला तो नागौर जिला, कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान के नागौर में। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान के नागौर में। उसके अलावा राज्य सूची में क्या क्या आता है, राज्य सूची में आपका कृषि आता है, आप सभी को पता होगा कृषि आता है। क्या आता है आपका, कृषि। और आपके संघ सूची में क्या क्या आ जाएंगे, शांति व्यवस्था, ये सारी चीजें। और ये आप शांति व्यवस्था जो भी वित्तीय वगैरह सब आपातकाल लागू किया है वो आपके संघ सूची में आ जाता है। समवर्ती सूची में क्या आता है आपका, शिक्षा, वन। ठीक है, क्या क्या आता है आपका, शिक्षा, उसके बाद आता है आपका वन। तो ये हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
शिक्षा और वन किस सूची में आते हैं? आपके समवर्ती सूची में आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, संथाल जनजाति इस राज्य में नहीं रहती है। किस राज्य में संथाल जनजाति आपकी नहीं पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन बोला जा रहा है किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं पाई जाती है? तो असम में, झारखंड में, उड़ीसा में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो देखिए संथाल जो जनजाति है ना, ये असम में नहीं पाई जाती है, ठीक है, असम में नहीं पाई जाती है। बाकी तीनों जो है आपके झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? असम। संथाल जनजाति असम में नहीं पाई जाती है। और आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग के लिए आज का सवाल है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज का सवाल है आप लोग के लिए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वर्तमान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति वर्तमान में कौन सी है? आप लोग को कमेंट करके बताना है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो देखिए संविधान जो शराबबंदी जो है ना, संविधान के किस धारा में आपका ये निर्देशित है? तो धारा 47 में निर्देशित है आपका शराबबंदी। एंड अगर गाइस बात की जा रही है तो शराबबंदी 2016 से पूर्ण रूप से जो है ना, 2016 से पूर्ण रूप से बिहार में बंद है। पूर्ण रूप से बिहार में बंद है, बिहार में बंद है शराबबंदी, ठीक है, याद रखिएगा 2016 से। एंड अगर आपसे को सबसे बोलेगा कि सबसे पहले शराबबंदी किस मुख्यमंत्री ने लागू किया हुआ था बिहार में, तो आंसर क्या होगा? पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं और अभी उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहला शराबबंदी लगाया था, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले बिहार में शराबबंदी किसने लागू किया था? सबसे पहले बिहार में शराबबंदी, सबसे पहले बिहार में शराबबंदी किसने लागू किया था आपका? तो किसने लागू किया था? कर्पूरी ठाकुर ने। किसने लागू किया था आपका? कर्पूरी ठाकुर ने, जिनको अभी हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न 2024 किसको दिया गया? कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1954 में, 1960 में या फिर 1963 या फिर 1975 में। तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है ना 1963 में जेबी कृपलानी ने लाया था। जेबी कृपलानी, ठीक है, याद रखिएगा। जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। कब? 1963 में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चोल शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? तो देखिए चोल शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किसका कौन सा है। तो देखिए कार्प, पांडे वंश का राजकीय चिन्ह था, पांडे वंश का। उसके बाद धनुष की बात की जाए तो धनुष चेर वंश का था, ठीक है, धनुष चेर वंश का राजकीय चिन्ह था। एंड चोल वंश का राजकीय चिन्ह कौन सा था? बाघ, ठीक है, कौन सा था आपका? बाघ, चोल वंश का राजकीय चिन्ह। चोल वंश की बात की जाए, चोल वंश, तो संस्थापक कौन हो जाएंगे आपके? संस्थापक हो जाएंगे आपके विजयालय। विजयालय कौन हो जाएंगे आपके? विजयालय। एंड राजधानी कहाँ है आपकी चोल वंश की? तो देखिए राजधानी है तंजौर, ठीक है, तंजौर। चोलों का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? उरयूर। प्रमुख केंद्र चोलों का कौन सा रहा है आपका? उरयूर। कौन रहा है आपका? उरयूर। चोलों का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है आपका? उरयूर रहा है। उसके बाद सबसे ज्यादा चोल साम्राज्य का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो राजराज प्रथम। सबसे ज्यादा चोल साम्राज्य का विस्तार, चोल साम्राज्य का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ?
तो आप लोग लिखिएगा राज प्रथम के शासन काल में हुआ। ठीक है, राज प्रथम के शासन काल में आपका हुआ आपका सबसे ज्यादा चोल साम्राज्य का विस्तार। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स की दृष्टि से, इसलिए इसको याद जरूर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बोला जा रहा है इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या फिर महात्मा गांधी? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से कौन फरार हुए थे हजारीबाग जेल से? तो ये कौन फरार हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो बांकीपुर जेल में रखा गया था ना, बांकीपुर जेल। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, हजारीबाग जेल से कौन फरार हुए थे? आपके जयप्रकाश नारायण। ठीक है, एंड जयप्रकाश नारायण कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है किस दिन फरार हुए थे? दिवाली के दिन फरार हुए थे, दिवाली का वो दिन था, दिवाली के दिन फरार हुए थे। कई बार बीपीएससी में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है कि जयप्रकाश नारायण किस दिन हजारीबाग जेल से कौन सा ऐसा उत्सव मनाया जा रहा था जिस दिन वो हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो आंसर क्या होगा? दिवाली का वो दिन था, दिवाली मनाया जा रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। एंड भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जा रही है, कब हुआ था भारत में? 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942। और 9 अगस्त को जो है ना गिरफ्तार कर लिया गया था कांग्रेसी नेताओं को, और पकड़ के जो है आपका जेल में डाला गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। ठीक है, किस ऑपरेशन के तहत? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ये सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। आंसर क्या होगा आपका? बी, भारत छोड़ो आंदोलन, हजारीबाग जेल, जयप्रकाश नारायण। लोकनायक भी जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? रवि और ब्यास जल विवाद अधिकरण कब आया था? 1986 में। तो बिल्कुल सही है। रावी जो नदी है ना, रवि नहीं रावी, ठीक है, रावी और ब्यास नदी के बीच जो आपका जल विवाद हुआ था अधिकरण, ये कब एक्ट आया हुआ था? 1989 में। ये बिल्कुल, सॉरी 1986 में, ये बिल्कुल सही है। कावेरी जल विवाद, तो ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत ही फेमस है कावेरी जल विवाद। तो देखिए, कावेरी जल विवाद 1990 में आया था। ठीक है, इसमें कई बार बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कावेरी जल विवाद। तो इसमें आप लोग राज्य लिख लीजिए कि राज्य कौन कौन सा इस विवाद में है। तो एक है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु है इसमें, कर्नाटक है, ठीक, उसके बाद केरल आता है, आंध्र प्रदेश नहीं आता है, और उसके बाद पुदुचेरी आता है। कावेरी नदी जल विवाद अधिकरण कब हुआ है आपका? 1990 में। 4 है आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी। ठीक है, साउथर्न स्टेट में, सिर्फ आंध्र प्रदेश को छोड़ दीजिए, तेलंगाना, ये सब नहीं आते। बंसधारा जल विवाद अधिकरण कब आया था? 2010 में, या और ये सही है, ठीक है, ये सही है। बंसधारा जल विवाद आपका कब आया था अधिकरण? 2010 में। नर्मदा जल विवाद, ये आपका गलत है, 2004 में नहीं आया था आपका नर्मदा जल विवाद, ये 2004 में नहीं आया था। अब आप लोग के लिए आज का ये प्रश्न है, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि नर्मदा जल विवाद अधिकरण 2004 में नहीं आया था, कब आया था? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, आज का ये प्रश्न है। नर्मदा जल विवाद अधिकरण 2004 में नहीं आके कब आया था? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई पहले हुई कब थी? 1764 में। कब हुई थी आपकी? 1764 में, 1764 में। ठीक है, अंग्रेजी सेना एवं संयुक्त सेना के बीच में, एवं संयुक्त सेना के बीच में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। ठीक, एंड संयुक्त सेना में कौन था आपका? मीर कासिम था, मीर कासिम था, सुजाउदौला था, सुजाउदौला,
सुजाउदौला और शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर गाइस पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। एंड संयुक्त सेना में कौन कौन थे आपके? मीर कासिम थे, सुजाउदौला थे, सुजाऊ ऐसे ना, और शाह आलम द्वितीय था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बंगाल का नवाब कौन था उस टाइम पे? तो मीर कासिम था। कौन था आपका? मीर कासिम। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीर कासिम था उस टाइम पे बंगाल का शासक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए एक तरफ ये वन्य जीव अभयारण्य दिया गया है, वन्य जीव अभयारण्य, और एक तरफ का राज्य दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य? तो मुकम्बिका वन्य जीव अभयारण्य क्या कर्नाटक में है? तो ये बिल्कुल है गाइस, सही है। मुकम्बिका वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? कर्नाटक में है। डालमा तो आप सभी को पता होगा कि डालमा जो है वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में पड़ता है। नैयर वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में पड़ता है? नहीं तो नैयर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है आपका? ये केरल में पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन गलत है आपका? मिसमैच कौन सा है? ऑप्शन सी है। तो और कोटीगांव वन्य जीव अभयारण्य गोवा में पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है। कोटीगांव वन्य जीव अभयारण्य कहाँ में पड़ता है आपका? गोवा में पड़ता है। तो आज की क्लासेज जो है ना, यहीं पे हमारी 15 क्वेश्चन के साथ समाप्त होती है। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लासेज में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।